नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे आगामी एग्जाम की। हमारी विशेष सीरीज चल रही है दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिरुचि के नाम से। अभी तक दोस्तों हमने इसकी 18 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। आज दोस्तों 19वां पार्ट आ रहा है। तो अभी तक अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देखिए दोस्तों। हर क्लास आपस में इंटरकनेक्टेड होती है और शिक्षण अभिरुचि को अगर आपने गहराई से समझना है तो प्रीवियस क्लासेस दोस्तों देखना जरूरी है। एक पैटर्न वे में ये सभी क्लासेस देखना जरूरी है, तभी जाके दोस्तों आप इस टॉपिक पर अपनी सोच को डेवलप कर पाएंगे, गहराई से इसको समझ पाएंगे। आज की क्लास में दोस्तों हम कुछ महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि आपको प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में दोस्तों मदद करेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड एलटी हो, चाहे सीटीटी, यूटीटी, डीएलएड एग्जाम, सभी जगह दोस्तों ये आपके मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं। जरूर क्लास को पूरा देखे करें, तभी जाके दोस्तों आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको कराने वाले हैं कुछ मॉडल प्रश्न दोस्तों, जो कि आपको प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्जाम में मदद करेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है, देखिए, किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है? देखिए आपको दोस्तों मैंने ये टॉपिक पहले भी पढ़ाया है और हमने आपको बताया था कि एक शिशु का जो मस्तिष्क होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है। तो ये किसने कहा था? रूसो ने, बटलर ने, प्लेटो ने या फिर एडलर ने? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताऊं दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्लेटो। ठीक है, तो प्लेटो थे। इन्होंने दोस्तों यही बोला था कि जो बालक का मस्तिष्क होता है दोस्तों कोरी स्लेट के समान होता है, उस पर कुछ भी लिखा नहीं होता। तो परिवार, समाज और परिवेश में ही वो सब कुछ सीखता है और इसी के प्रभाव से उसके पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। तो प्लेटो के द्वारा ही दोस्तों ये स्टेटमेंट दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस विद्वान ने सीखने पाठ योजना के 5 चरण यानी कि 5 स्टेप इन लर्निंग बताए थे? ठीक है, फ्रोबेल, कमीनियस, प्लेटो या फिर हर्बर्ट? एक अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए ये शिक्षण के स्तर से दोस्तों संबंधित है। अभी शिक्षण के स्तर दोस्तों हमारा आएगा अगला टॉपिक भी, हालांकि इससे पहले भी दोस्तों हम आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर भी उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिर भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि किस विद्वान ने सीखने यानी कि पाठ योजना, लेसन प्लान जो हम बनाते हैं उसके 5 स्टेप दोस्तों बताए थे? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हर्बर्ट। ठीक है, तो हर्बर्ट की दोस्तों पंचपदी प्रणाली कहलाती है, पंचपदी प्रणाली के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। इनके अनुसार दोस्तों जो शिक्षण का सबसे इंपॉर्टेंट स्तर होता है वो दोस्तों स्मृति स्तर होता है। अभी हम इसके बारे में दोस्तों पढ़ेंगे आगे जाके। तो 5 स्तर दोस्तों कौन कौन से थे मैं आपको एक बार बता दूं। इसमें कौन कौन आता है दोस्तों, जैसे कि प्रस्तावना आती है। इसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तावना यानी कि आप प्रेजेंटेशन किस तरह से करेंगे, प्रस्तावना यानी कि जो आप स्टार्टिंग में करते हैं प्रेम्बल टाइप की। इसके बाद प्रस्तुतिकरण, उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। फिर इसके बाद आता है तुलना, कंपैरिजन। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब ये है जनरलाइजेशन। ओके, एंड देन इसके बाद इसकी एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग। ठीक, सो प्रस्तावना हो गई, स्टार्टिंग हो गई, फिर रिप्रेजेंटेशन हो गया, कंपैरिजन हो गया, फिर जनरलाइजेशन एंड देन उसके बाद उसकी एप्लीकेशन। तो 5 स्टेप दोस्तों इसके बताए गए थे पाठ योजना के हर्बर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 है, आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना क्या कहलाता है? आक्रामक आवेग समाजीकरण कहलाता है, उदात्तीकरण कहलाता है, बौद्धिक औचित्य कहलाता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। समाजीकरण यानी कि सोशलाइजेशन, सब्लिमेशन, उदात्तीकरण या फिर रैशनलाइजेशन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आक्रामक आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में दोस्तों लगाना एक्चुअली सब्लिमेशन का दोस्तों उदाहरण है। सब्लिमेशन का मतलब यह है कि एक्चुअली आपके अंदर क्या होता है, कभी कभार ऐसी अवांछित इच्छाएं होती हैं जिनको समाज में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और आप उन इच्छाओं को दबाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारी इच्छाएं ऐसी हो सकती हैं जो कि समाज में एक्सेप्टेड नहीं है, तो आप उन आक्रामक आवेगों को दबाते हैं और समाज में क्योंकि वो एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर समाज के अकॉर्डिंग ही दोस्तों फिर आप सभ्य सामाजिक क्रियाओं में उनको लगाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों उसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला आएगा, पठन पाठन विधि में निम्नलिखित चरणों में से किस चरण पर अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए?
अब देखिए ये आपका दोस्तों जिससे पहले प्रश्न आया था कि हर्बर्ट के द्वारा जो पंचपदी प्रणाली दी गई थी, उनमें से दोस्तों आपको 4 ये पद दिए गए हैं और आपसे बोला गया है कि भैया इसमें से सबसे ज़्यादा किस में समय लगना चाहिए, प्रिपरेशन, प्रस्तुतिकरण, तुलना या फिर सामान्यीकरण। तो सबसे ज़्यादा किस में ध्यान देना चाहिए, सबसे अधिक किस में ध्यान देना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है प्रस्तुतिकरण, यानी कि जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है ना। तो पूरी प्रक्रिया में दोस्तों जो प्रस्तुतिकरण है या प्रेजेंटेशन है, ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रेजेंटेशन दोस्तों देते हैं तो उसी केस में क्या होता है कि जो नया ज्ञान है वो छात्रों तक पहुंचता है, ठीक। इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा समय लगना चाहिए। आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई लेसन को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जो प्रेजेंटेशन है उसकी तैयारी ज़्यादा अच्छे से की जाती है, उसी में ज़्यादा समय लगाया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पर छात्रों को एकदम नया ज्ञान दे रहे होते हैं। वो पूर्व ज्ञान से संबंधित भी हो सकता है, लेकिन उसको नवीन ज्ञान को जब आप प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो उस पर अधिक तैयारी की जाती है, अधिक समय लगाया जाता है। अगर आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया है तो फिर आपका आगे आप पार्टी भी बहुत अच्छा पढ़ा सकेंगे, कंपैरिजन अच्छा कर पाएंगे, सामान्यीकरण भी आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि यानी कि एनालिटिकल मेथड के अधीन छात्र क्या करता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर को बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर को बढ़ता है, ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है या फिर 2 ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है। देखिए दोस्तों, विश्लेषणात्मक विधि मैंने आपको शिक्षण विधियों में बताया था, इसके अलावा दोस्तों आपको शिक्षण सूत्र भी बताए गए हैं, ठीक है। तो कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि में दोस्तों क्या किया जाता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर को बढ़ा जाता है। विश्लेषणात्मक विधि में दोस्तों हम करते क्या हैं कि कोई भी जो समस्या है उसको छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और उसके विभिन्न पहलुओं का दोस्तों हम अध्ययन करते हैं। और जब हम एक एक खंड का अध्ययन करते हैं तो इसी से हमारा क्या होता है, समस्या का हमें समाधान मिल पाता है। तो इसमें हम दोस्तों करते क्या हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर को बढ़ते हैं, फ्रॉम अननोन टू अननोन पढ़ते हैं। अगर हम किसी भी विषय के बारे में पढ़ना चाहते हैं, कोई भी बड़ा विषय हो सकता है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं हम अकबर के विषय के बारे में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उसकी विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में बांट लेंगे। जैसे कि अकबर का जीवन परिचय, अकबर का साम्राज्य कैसा था, उसका शासन प्रबंधन कैसा था, ठीक है, उसका नैतिक दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण, इन सभी के बारे में दोस्तों हम अलग अलग पहलुओं पर अध्ययन करेंगे। ओके, और फिर उसके बाद दोस्तों हम ये पता लगाएंगे कि भाई कैसा शासक था, एक सफल शासक था, असफल शासक था। तो एक तरीके से अज्ञात से आप ज्ञात की ओर को बढ़ते हैं। तो विश्लेषण में क्या है कि कोई भी समस्या उसको छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करना है। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है कि भाई कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि के अधीन, देखिए विश्लेषणात्मक नहीं होगा दोस्तों, संश्लेषणात्मक होगा, यानी कि सिंथेटिक मेथड के अधीन। अभी विश्लेषणात्मक तो हमने पढ़ा, तो भाई सिंथेटिक मेथड के अधीन छात्र कैसे बढ़ता है? अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से ज्ञात की ओर, तर्क शक्ति का पूरा प्रयोग करता है, सक्रिय भागीदार नहीं बन पाता। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ज्ञात से ज्ञात की ओर। अब संश्लेषण क्या है? जस्ट विश्लेषण का उल्टा है। जैसे कि हम विश्लेषण में बड़े खंड को छोटे छोटे खंडों में बांट लेते हैं, यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ के नया और वृहत रूप देते हैं, ठीक है। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर को बढ़ते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो अध्यापक है वो छोटी छोटी सूचनाएं छात्रों तक पहुंचाता है और उन सूचनाओं को कलेक्ट करके फिर किसी बड़ी समस्या का समाधान निकाला जाता है। तो इसको बोलते हैं सिंथेसिस मेथड, यानी कि सिंथेटिक मेथड। तो विश्लेषण मतलब तोड़ना, संश्लेषण का मतलब एक तरह से जोड़ना है। अब गणित में कई सारे जो थ्योरम्स होते हैं वो इसी मेथड के आधार पर निकाले जाते हैं, परी में जो सिद्ध किए जाते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर को बढ़ा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में रूसो के योगदान महत्वपूर्ण हैं, निम्नलिखित में से कौन सा योगदान उनका नहीं है? रूसो ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए हैं और इम्पॉर्टेंट उनके योगदान रहे हैं, लेकिन इनमें से कौन सा योगदान उनका नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, शिक्षा में खेलकूद का महत्व और पाठचर्या सुधार। देखिए दोस्तों, रूसो ने ये बोला है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा में खेलकूद के महत्व को उनके द्वारा स्वीकार किया गया है। पाठ्यचर्या यानी कि हमारे करिकुलम में भी सुधार के उन्होंने अनेक
उपाय दिए थे, ठीक है ना। लेकिन शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, यहाँ पर उनका योगदान नहीं है, क्योंकि ये केंद्रीय भूमिका हटा के ही तो बाल केंद्रित शिक्षा की गई ना। पहले क्या होता था, शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका होती थी, यानी कि जो शिक्षा है वो अध्यापक केंद्रित होती थी, शिक्षक महत्वपूर्ण होता था और छात्र गौण होते थे। प्राइमरी टीचर होता था, सेकेंडरी आपका बालक होता था। लेकिन अब बाल केंद्रित शिक्षा है जिसमें बालक को केंद्र रखा गया है। अब जो भी शिक्षा होगी वो बालक के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर छात्र केंद्रित शिक्षा है, यहाँ पर बालक पहले प्राइमरी है, देन उसके बाद जो अध्यापक है वो सेकेंडरी है। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार क्या है? प्रोजेक्ट मेथड, इसके बारे में दोस्तों आपको बताया गया था। कक्षा की व्यवस्था को रखने का सिद्धांत, कक्षा की व्यवस्था को रखने का सिद्धांत, विद्यार्थियों की प्रतिभा के मूल्यांकन का सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। तो प्रोजेक्ट विधि दोस्तों किस पर बेस्ड है? मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो प्रोजेक्ट विधि है वो दोस्तों आपके करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित नहीं, यानी कि क्रियात्मकता का जो सिद्धांत होता है उस पर सीखने पर आधारित है। ये दोस्तों आपकी नवीन विधियां हैं, जैसे कि इसमें अन्वेषण विधि आती है, ह्यूरिस्टिक मेथड आती है, परियोजना विधि आती है, ठीक है। ये दोस्तों एक ऐसी हैं कि जो कि करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। प्रोजेक्ट विधि दोस्तों इसके प्रतिपादक कौन थे? किलपैट्रिक, विलियम किलपैट्रिक दोस्तों इसके प्रतिपादक थे। बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि छात्रों के समूह को कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, कोई परियोजना दी जाती है जो कि समाज से संबंधित होती है डायरेक्टली। तो इसमें क्या होता है कि बालक सामूहिक रूप से कार्य करते हैं और ज्ञान को जुटाते हैं, व्यवहारिक कार्य करते हैं। जो सीधी बात है कि जो भी वो कार्य करते हैं वो उनके सीधे सीधे जीवन से संबंधित होता है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों जो भी प्रोजेक्ट है, जब प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो इस समस्या का समाधान मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट मेथड में छात्र सामूहिक रूप से काम करते हैं। इसके अलावा जो ह्यूरिस्टिक मेथड होती है, अन्वेषण मेथड होती है, उसमें छात्र व्यक्तिगत रूप से कार्य करता है। तो दोनों का लेकिन जो आधार है वो क्या है? करके सीखने का आधार, यानी कि करो और सीखो। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? अब देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर कोई साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसको आप कैसे उसमें प्रयोग करने की क्षमता को विकसित करेंगे? कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाकर, प्रयोग के लाभ बताकर, उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, या फिर उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि जो प्रयोग होता है, ठीक, ये प्रयोगात्मक विधि भी होती है दोस्तों, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होती है। तो अगर आप उनको प्रयोग करने का अभ्यास कराएंगे तभी दोस्तों उनमें प्रयोग करने की क्षमता का विकास होगा। कक्षा में उन्हें प्रयोग दिखाना बहुत जरूरी है, प्रयोग के लाभ बताना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एक्चुअली प्रयोग करना सीखेंगे कैसे? जब तक उसका वो खुद स्वयं अभ्यास करेंगे। तो जितना वो प्रयोग करेंगे उतना वो उनके अंदर प्रयोग करने की क्षमता का विकास होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर कक्षा के अधिकांश छात्र नहीं दे पाते, तो इसका संभव कारण क्या हो सकता है? या यह हो सकता है कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को जो पढ़ाया गया वो उनकी समझ में नहीं आया, वह प्रश्न उस ज्ञान पर आधारित नहीं है जो छात्रों को शिक्षण के दौरान दिया गया, प्रश्न छात्रों की समझ के स्तर से बहुत ऊंचा है, या उपरोक्त में से कोई भी या सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। देखिए कोई भी इसमें से हो सकता है भाई। अगर कक्षा शिक्षण के दौरान जो आपने छात्रों को पढ़ाया वो उनके समझ में नहीं आया तो उससे संबंधित आप प्रश्न वगैरह पूछेंगे तो उनको बिल्कुल भी जवाब नहीं आ पाएगा, ठीक है। अधिकांश बात हो रही है, देखिए अधिकांश छात्र नहीं दे पा रहे तो इसका संभव कारण यही हो सकता है। इसके बाद दो प्रश्न उस पर ज्ञान पर आधारित ही नहीं है जो छात्रों को शिक्षण के दौरान दिया गया, यानी कि जो आपने पढ़ाया नहीं उससे संबंधित आप प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा कारण ये हो सकता है कि भैया अगर आप उनसे प्रश्न बहुत हाई लेवल का पूछ रहे हैं जो कि इनके समझ के स्तर से काफी ऊंचा है, ठीक, तो उस केस में भी दोस्तों अधिकांश लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो कि आपका अनुशासन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस कक्षा को सबसे अधिक अनुशासित माना जाएगा? कौन सी कक्षा होगी जो सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड होगी? जिसके बच्चे आंख मूंदकर अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हैं, जिसके बच्चे शिक्षक के डांटने पर तत्काल शांत हो जाते हैं, जिसके बच्चे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग किंतु उचित व्यवहार करते हैं, जिसके बच्चे अध्यापक की अनुपस्थिति में भी शांत रहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है दोस्तों वो ये है सी वाला, कि जिसके बच्चे अलग अलग परिस्थितियों में किंतु उचित व्यवहार करते हैं उसी को डिसिप्लिन माना जाएगा, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब यही नहीं है कि आंखें मूंद कर शिक्षक की आज्ञा का पालन किया जाए, या फिर जो बच्चे डांट पड़ने पे तत्काल शांत हो जाते हैं इसका मतलब जब डांटेंगे नहीं तो फिर इसका मतलब हल्ला गुल्ला करते रहेंगे। अलग अलग परिस्थितियों में किस तरह का व्यवहार करते हैं
वो डिपेंड करता है दोस्तों। और बिल्कुल उचित व्यवहार करते हैं, सटीक व्यवहार करते हैं। जहाँ पर बोलने को बोला जाए वहाँ पर बोलते हैं, जहाँ पर शांत रहने को कहा जाए शांत रहते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन के जवाब देने को बोला जाए देखते हैं, जहाँ पर धैर्यपूर्वक सुनने को बोला जहाँ पर सुनते हैं, जहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात आई तो वहाँ पर खेल में भाग लेते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं, तो जहाँ पर वो बिल्कुल एग्जैक्ट बिहेवियर करते हैं जहाँ पर जैसा कि उनसे चाहिए, तो वही दोस्तों बच्चा डिसिप्लिन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहले किस देश में खोले गए थे? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। किंडरगार्टन स्कूल, किंडरगार्टन स्कूल इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, जर्मनी। राइट आंसर क्या है दोस्तों? राइट आंसर है जर्मनी। देखिए जर्मनी में सबसे पहले किंडरगार्टन स्कूल दोस्तों खोले गए थे, फ्रेडरिक फ्रोबेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको बिल्कुल आपने याद रखना है। बहुत बार इसे प्रश्न पूछा जा चुका है, लेक्चरर में पूछा जा चुका है, एलटी में पूछा जा चुका है, इवन लेक्चरर में तो दो प्रश्न थे इससे रिलेटेड। तो फ्रेडरिक फ्रोबेल थे दोस्तों जो कि किंडरगार्टन स्कूल खोला था इन्होंने सबसे पहले, जर्मनी में खोला था। कब खोला था? 1840 में दोस्तों इसको खोला गया था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, फ्रेडरिक फ्रोबेल के द्वारा 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्कूल खोला गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके तीनों कोण क्या क्या हैं? शिक्षक छात्र सामाजिक परिवेश, पाठशाला शिक्षक छात्र, या फिर छात्र पाठशाला ज्ञानार्जन, अध्यापक छात्र और ज्ञान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको दोस्तों बताऊं, शिक्षा जब एक त्रिकोणीय प्रक्रिया जब मानी जाती है तो इसके तीनों कोण छात्र शिक्षक और सामाजिक परिवेश दोस्तों माना जाता है। ठीक है, जब बात आती है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया की, त्रिध्रुवीय यानी कि एक शिक्षक है उसके तीन ध्रुव हैं, तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया दोस्तों जॉन डीवी के द्वारा बोला गया था, और उस केस में आपका आता है छात्र शिक्षक और पाठ्यक्रम। ठीक है, तो इस केस में आपका क्या है? छात्र शिक्षक और सामाजिक परिवेश। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या था? पब्लिक स्कूल, किंडरगार्टन, विकलांगों की शिक्षा या शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि। अभी दोस्तों अभी हमने आपको पढ़ाया, जो फ्रेडरिक फ्रोबेल थे इन्होंने दोस्तों सबसे पहले जर्मनी में किंडरगार्टन स्कूल खोला था 1840 में, तो किंडरगार्टन का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न देखेंगे, विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? स्पेशल एजुकेशन का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपके आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी, अभी आगे बताऊंगा क्यों रहेगी। विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे पहले समझ लो, प्रौढ़ की शिक्षा के कार्यक्रम से, विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, मेधावी शिक्षकों के शिक्षा कार्यक्रम से, या फिर बी और सी दोनों। तो राइट आंसर है दोस्तों केवल विकलांगों की शिक्षा कार्यक्रम से दोस्तों स्पेशल एजुकेशन का संबंध है। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा दोस्तों किसके संबंध है? स्पेशल एजुकेशन दोस्तों क्या होता है, इसमें डीएड होता है। ठीक है, आपने देखा होगा, तो जो डीएड जो आपका होता है, मतलब कि जो स्पेशल जो दोस्तों आपका करवाया जाता है, ये आपका क्या है? विकलांगों की शिक्षा के से संबंधित है, स्पेशल एजुकेशन इन बीएड भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कार्यक्रम दोस्तों करवाया जाता है ये स्पेशल एजुकेशन का, तो दोस्तों ये विकलांगों की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अभी दोस्तों अभी उत्तराखंड में भी काफ़ी सारी पोस्ट निकल ली है जो कि स्पेशल एजुकेशन के टीचर से संबंधित है। जिन लोगों ने अपने स्पेशल एजुकेशन में डिप्लोमा लिया हुआ है, डिग्री ली हुई है, तो वे लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और अब तो आदेश निकल चुका है कि हर एक स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर रखा जाएगा। ठीक है, यानी कि विकलांगों की शिक्षा से दोस्तों जो क्या होगा? संबंधित होगा। ठीक है ना, तो विकलांगों की शिक्षा कार्यक्रम से विशिष्ट शिक्षा का संबंध है, तो इस समय पे काफ़ी हॉट टॉपिक है, तो इस पर संबंधित प्रश्न आने की जरूर संभावनाएं रहेंगी। और अभी दोस्तों जो आपकी एलटी और लेक्चरर की पोस्ट भी है जो आ रही है, वो इसी कारण से हो रही है क्योंकि उसमें जो आपके विकलांग हैं उनका चिन्हांकन हो रहा है, जिस कारण से थोड़ा सा डिले चल रहा है, लेकिन अब ये जल्दी हो जाएगा, तो जल्दी पोस्ट भी आपको देखने को मिलेंगी। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, बुद्धि लब्धि परीक्षण यानी कि आईक्यू टेस्टिंग आंदोलन का अग्रदूत कौन था? अल्फ्रेड बिने, रॉबर्ट हटचिंस, मारिया मोंटेसरी या फिर एडलर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बुद्धि लब्धि परीक्षण है तो उसका जो राइट आंसर है दोस्तों अल्फ्रेड बिने इसका राइट आंसर होगा। हालांकि दोस्तों जब बुद्धि को मापने की अगर हम बात करें तो बुद्धि मापने को सबसे पहला जो प्रयास था वो सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा किया गया था। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन। और फिर उसके बाद दोस्तों 1905 में अल्फ्रेड बिने और साइमन के द्वारा दोस्तों क्या बनाया गया था? पहला बुद्धि परीक्षण दोस्तों बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने मेंटल एज की बात करी थी, मानसिक आयु। और फिर इसके बाद जो फॉर्मूला बना था आईक्यू का, देखिए आईक्यू का फॉर्मूला है वो विलियम स्टर्न के द्वारा दिया गया था। ठीक है, स्टर्न, तो स्टर्न के द्वारा दोस्तों दिया गया था, ये आपने समझना है। तो विलियम स्टर्न के द्वारा तैयार किया गया था। आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब यह है कि जो आपकी वास्तविक आयु है, मेंटल एज यानी कि आपकी जो
मानसिक आयु है। ठीक है, तो मानसिक आयु दोस्तों क्या होता है, बुद्धि परीक्षणों को के बाद आपकी निकलती है, और जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो आपकी एक्चुअल वास्तविक आयु कितनी है, तो उससे जब डिवाइड करेंगे इंटू 100 करेंगे तो आपका IQ निकलता है। ठीक है, तो ये अल्फ्रेड बिनेस का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? धार्मिक शिक्षा की, अध्यापक के उपदेशों की, महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ाने की, या फिर स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की? बहुत आसान सा प्रश्न है और आसान सा इसका आंसर भी है। तो देखिए, जब आप छात्रों का चरित्र निर्माण कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा दोस्तों? वो स्वयं अध्यापक का आदर्श चरित्र कैसा है। ठीक है, यानी कि स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की सबसे महत्वपूर्ण इसमें भूमिका होती है। आप चाहे कितना ही उसको धार्मिक शिक्षा दे दें, अध्यापक कितना ही उपदेश दे दे, महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ा लो आप, लेकिन जब आप स्वयं जैसा आपका चरित्र होगा, आदर्श चरित्र, बच्चे हमेशा क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि एक शिक्षक है उसका व्यक्तित्व तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो जितने भी छात्र होते हैं वो हमेशा शिक्षक के व्यक्तित्व को देखते हैं और उसको फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक, तो इसी से उनका क्या होता है, चरित्र का निर्माण भी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभव को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है? बड़ी अच्छे दोस्तों क्वेश्चन है। सो कौन कौन सी दोस्तों जो टीचिंग मेथड है जिसमें आपको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलेगा? ठीक, कौन सी हो सकती है? भ्रमण विधि हो सकती है, पाठ्य पुस्तक विधि हो सकती है, भाषण विधि हो सकती है, प्रोजेक्ट विधि हो सकती है। उसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? भ्रमण विधि। भ्रमण विधि आपने दोस्तों देखा होगा कि ज़्यादातर क्या होता है कि ज्योग्राफी में या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट में, इवन हिस्ट्री में भी दोस्तों जो छात्र हैं उनको क्या होता है, भ्रमण में ले जाया जाता है। एक्चुअल वास्तविक जो चीज़ें हैं वो उनको दिखाई देती हैं, तो उससे उनको क्या मिलते हैं, वास्तविक अनुभव मिलते हैं, यानी कि रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलते हैं। ठीक है, अब कई छात्र इसका प्रोजेक्ट विधि देंगे। देखिए, प्रोजेक्ट का तो मतलब सीधा है ना कि बच्चों को आपने क्या दे दी, एक परियोजना दी थी जिसको करके सीख रहे हैं, लेकिन उनको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेंगे? जब वो एक्चुअली जो चीज़ें उन्होंने बुक में पढ़ी हैं, बुक में उन्होंने देखा कि भैया ये लाल किला है, तो लाल किला कैसा था दिखने का, तो एक्चुअली जब वहाँ भ्रमण करने जाएंगे तो उनको पता लगेगा। ठीक है, ज्योग्राफी में भी दोस्तों उन्होंने कई तरह के पठार देखते हैं, ठीक है, या पहाड़ देखते हैं, कुछ भी है, या किसी वोल्केनो के बारे में बताया जाता है, तो एक्चुअल जब उस स्थिति का जाके वहाँ पर देखेंगे तो उनसे उनको पता लगता है कि हाँ एक्चुअली ये चीज़ ऐसी होती है। ठीक है, तो वास्तविकता आपको कहाँ से मिलेगी, या वास्तविक रियल एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेंगे? वो भ्रमण विधि से मिल सकते हैं। तो सबसे बेस्ट इसमें विधि है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय क्या है? कैसे आप दोस्तों किसी लैंग्वेज को सीख सकते हैं, बताइए? पाठ्य पुस्तक पढ़ के सीखेंगे, सहायक पुस्तकें पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, वार्तालाप करेंगे? तो सबसे बेस्ट दोस्तों जो इसका सीखने का, किसी भी लैंग्वेज को सीखना होता है दोस्तों, आप जितना आप वार्तालाप करेंगे उतना अच्छा रहेगा उस भाषा में। आप चाहे कितनी पाठ्य पुस्तक पढ़ लें, सहायक पुस्तकें पढ़ लें, अखबार पढ़ लें, उससे आपका जो लैंग्वेज है उसमें कमांड नहीं बन पाएगी। लैंग्वेज कैसे होती है, सीखी जाती है जितना आप उसको बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप अंग्रेजी कैसे सीखते हैं, तो आप चाहे जितनी ग्रामर पढ़ लें, कितनी सारी पुस्तक पढ़ लें, सहायक पुस्तक पढ़ लो, अखबार पढ़ लो, तो आपका जो अंग्रेजी है, अगर आप उसको लैंग्वेज को अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप जितना वार्तालाप करेंगे उतना आपकी उसमें कमांड अच्छी होती चली जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा छात्र अनुशासन का सही अर्थ में पालन करता है? देखिए, पिछले जैसे प्रश्न के तरह है, जो अपने अध्यापक की आज्ञा का आंख मूंद कर पालन करता है, जो जानता है कि किन परिस्थितियों में कैसा आचरण उचित होगा, जो स्कूल में कभी उदंडता नहीं करता, जो समय का पाबंद है। देखिए, उसी तरह का प्रश्न है अनुशासन पर आधारित, तो बी वाला ऑप्शन है कि किन किन परिस्थितियों में आपको कैसा आचरण करना सही रहेगा, जो ये जानता है, तो वही दोस्तों आपका एक अनुशासित छात्र कहलाता है। ठीक है ना, आपको जब गृह कार्य दिया जाए तो आप समय पर गृह कार्य करके लाएं। आप अध्यापक की आज्ञा का आंख मूंद कर पालन करना ही दोस्तों अनुशासन नहीं है। अनुशासन का मतलब ये है कि डिफरेंट आपके सामने जो सिचुएशन होगी तो उस समय पर किसी छात्र का बिहेवियर कैसा है, तो उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों ये माना जाता है कि वो छात्र अनुशासित है या नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप कि दोस्तों ये आपको अच्छे लगे होंगे और आपके आगामी एग्जाम में आपको जरूर मदद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।